ठीक है। तो अगर मान लो कोई एक इवेंट ए है, इवेंट ए, क्वेश्चन है देयर इज एन इवेंट, देयर आर दो इवेंट एक्चुअली, देयर आर इवेंट्स ए एंड बी, ठीक है, दो इवेंट्स है ए एंड बी, with respective probabilities 0.3 and 0.2, ठीक है, with respective probabilities 0.3 and 0.2. तो find whether A and B are independent or not. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि ये दिखाई नहीं दे रहा, देयर आर इवेंट्स ए एंड बी विथ रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज 0.3 एंड 0.2. अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते थे जो नंबर होता था, अब इसने प्रोबेबिलिटी दे रखी है और ये हमें चाहता है कि हम फाइंड करें कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं. तो हम लोग ए और बी इंडिपेंडेंट देख के कैसे बताएं जब हमारे पास केस ही नहीं है. तब तक हमने क्या पढ़ा था, हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे अब तक, उनको सबको लिख लेते हैं एक जगह, बार बार काम आते रहते हैं इसलिए इनको एक जगह लिख के एक फॉर्मूला शीट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया है. अब हमने पिछली बार देखा था कि जो वेन डायग्राम्स है, वेन डायग्राम्स का यूज़ करके हम लोग ये फॉर्मूला कैसे बनाते थे, मतलब बनाते नहीं, मतलब क्या किस चीज़ का इफेक्ट हो रहा है एग्जैक्टली वो देखते थे. तो ये हो गया. मोरोवर यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और जैसे जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते रहेंगे हम लोग लिखते रहेंगे. तो एक बार वेन डायग्राम बना के देखते हैं. इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए अभी दिमाग से हटा दो. ये है वेन डायग्राम. ये मेरा यूनिवर्सल स्पेस, यूनिवर्सल स्पेस, ये इवेंट ए और ये इवेंट बी. ठीक है, तो और ये बीच का पार्ट ए यूनियन बी है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी है. और हमने देखा था कि ये वाला जो है ना, ये पूरा यूनियन है. तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए इस पूरे पार्ट की, तो मैं कैसे करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ए वाला पार्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाला पार्ट, है ना. तो इसमें ध्यान से देखना, जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले रहा हूँ, मतलब बस इतना पार्ट देखना, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिया तो मैंने क्या काउंट किया, ये वाला पार्ट प्लस ए यूनियन बी. और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिया तब क्या काउंट किया, बी प्लस ये वाला पार्ट. तो ये वाला पार्ट तो एक बार काउंट हुआ, ये बीच वाला पार्ट दो बार काउंट हो गया. इनको दोबारा से अच्छे से बना लेते हैं.
हाँ लगता है पहले वाला ही अच्छा था। चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इसमें ए का मान लो ये शेप है, ए यूनियन बी को हटा के, तो ये हो गया ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी को हटा के ए, ये है अच्छा से लिख देते हैं इसको, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या ये वाला पार्ट, ये बीच वाला मैंने हटा दिया है, ठीक है। और ये हो गया बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। और जो इनके बीच वाला पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मान लो ये बीच वाला पार्ट ना हो और इनको मैं जोड़ूं तो बीच में खाली स्पेस रह जाएगी, ये कुछ ऐसा शेप बन जाएगा, है ना। ये तो भरी स्पेस होगी, बीच में खाली स्पेस होगी एक, तो मुझे खाली स्पेस एक बार डालनी होगी, और वो खाली स्पेस क्या है, इंटरसेक्शन बी, तो मैं खाली स्पेस एक बार डालूंगा, ठीक है। और जो रीजन है इनको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरा रीजन मिल जाएगा, है ना। तो मैं अब इनको ऐड करता हूँ, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ये पूरा एक ब्रैकेट है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बीच वाला पार्ट, है ना, प्लस ए इंटरसेक्शन बी। तब इसमें ए की इंटरसेक्शन बी और ए की इंटरसेक्शन बी काट देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी तो सेम है, चाहे ए की तरफ से देखो या फिर चाहे बी की तरफ से देखो, ठीक है। अब बचा क्या, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो बस हमने प्रोबेबिलिटी लगा दी दोनों तरफ, ठीक है। तो ये तो 2 इवेंट्स के लिए है, अगर मान लो 3 इवेंट्स हों तो कैसे करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें हमने लॉजिक क्या यूज़ किया कि जो एरिया हमारा डबल काउंट हो रहा था उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, या अगर दूसरी तरीके से देखें तो जो हमारा एरिया छूट रहा था उसको हमने एक बार ऐड कर दिया, है ना। अभी हम यूनिवर्सल स्पेस नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको उसका कुछ काम ही नहीं होता है, ठीक है। तो दोबारा देखते हैं, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो ए यूनियन बी में इंटरसेक्शन 2 बार काउंट हो रहा था तो उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो पूरा आ गया फाइनली। अगर और एक इवेंट आ जाए सी, तो इसमें 3 हिस्से हैं, अगर मैं ए लूँगा तो ए और सी के बीच वाला हिस्सा 2 बार काउंट होगा, कैसे, एक बार ए की तरफ से, एक बार सी की तरफ से, है ना। तो एक तो ये ए और सी के इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, और ये सी और बी और ये वाला पार्ट है, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये 3 बार काउंट हो रहा है ना। तो जब मैं ए का गिन रहा हूँ तो मैंने पूरा सर्कल ले लिया, और जब मैं सी गिन रहा हूँ तब भी मैंने पूरा सर्कल ले लिया, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये 2 बार काउंट हो गया। ऐसे बी के साथ है, बी लिया तो पूरा सर्कल, सी लिया तो पूरा सर्कल, ये वाला पार्ट 2 बार काउंट हो गया। ये जो पार्ट है ना डैश वाला, वो किसी भी 2 के लिए कॉमन है, किसी भी 2 शेप के लिए कॉमन है, और जो डॉटेड वाला पार्ट है वो तीनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो बाकी जब किसी के लिए कॉमन नहीं है तो उनको हम एक ही बार गिनेंगे, जो तीनों के लिए कॉमन है उसको कितने बार सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि वो एक बार गिना जाए, 2 बार। जैसे हमारा पिछली बार जो ए इंटरसेक्शन बी है वो 2 बार मतलब डबल काउंट हो रहा था, 2 बार गिना जा रहा था, तो हमने उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एक बार आ गया। हमको सबको एक ही बार गिनना है।
अगर हम किसी चीज़ को डबल काउंट करेंगे या कुछ और तरीके से काउंट करेंगे तो हम मुसीबत में आ सकते हैं, क्योंकि तब फिर प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी और वो प्रोबेबिलिटी गलत होगी, क्योंकि इवेंट तो एक ही बार होता है, डबल ट्रिपल। और हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए जो जबकि वो एक बार हो उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट बहुत सारे बार बार हो तो उनके लिए किस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाले हैं वो हम आगे देखेंगे प्रोबेबिलिटी सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट मतलब जो प्रोबेबिलिटी है 12th क्लास की उसको मोर ओवर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में 4 टॉपिक्स हैं और फिर बाद में हम डिस्ट्रीब्यूशंस, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह पे आ जाएंगे जो कि एनसीईआरटी के कंटेक्स्ट में भी दिए हुए हैं और वो बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं उसके, उनको आगे देख लेंगे। तो जो 2 बार काउंट हो रहा है उसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना है ना, और जो 3 बार काउंट हो रहा है उसको 2 बार सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू, पहले तो मैं नॉर्मली A प्लस B प्लस C कर लूँ, A प्लस B प्लस C। अब ये करने के साथ ही मैंने 3 बार काउंट और 2 बार काउंट कर लिया, तो मुझे अब वो हटाना है। तो जो मैंने 2 बार काउंट किया उसको एक बार सब्ट्रैक्ट करूँगा, माइनस A इंटरसेक्शन C मैंने 2 बार काउंट किया है, ठीक है। A इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C, ठीक है। ये हो गया तीनों रीजन। अब जब मैंने A इंटरसेक्शन C माइनस किया तब क्या हो गया, तब मैंने बीच वाला जो पार्ट है ना 3 बार माइनस कर दिया, ये तो गड़बड़ हो गई। तो मैंने बीच वाला पार्ट है ना 3 बार माइनस कर दिया, कैसे बताऊं। ए और सी में ध्यान से देखो, ये सी है और ये ए है, इसमें एक तो ये वाला पार्ट है बीच वाला डॉटेड वाला, ये ए और सी दोनों के लिए कॉमन है और ये डैश वाला है। ये जो डैश वाला है ये 2 के लिए कॉमन है और ये तीनों के लिए कॉमन है, लेकिन ये दोनों ही इन दोनों के लिए कॉमन है। मतलब ए इंटरसेक्शन सी में 3 वाला पार्ट भी आएगा, 2 वाला पार्ट भी आएगा। तो मैंने इंटरसेक्शन हटाया है। इंटरसेक्शन हटाया मतलब मैंने ये पूरा है बीच वाला पार्ट, ये पूरा बीच वाला पार्ट मैंने हटा दिया 3 बार, है ना। तो 3 बार कैसे, एक बार ए इंटरसेक्शन सी की तरफ से हटा दिया, एक बार ए इंटरसेक्शन बी की तरफ से हटा दिया, एक बार बी इंटरसेक्शन सी की तरफ से हटा दिया। तो ऐसे 3 बार हटा दिया, तो जो हमारा जो 3 बार काउंट हो रहा था वो 3 बार हट गया। जब हमने जो 2 कॉमन थे उनको एक एक बार हटाया, है ना, उनको एक एक बार हटाया, तो जो मेरा जो 3 बार जो काउंट हो रहा था वो 3 बार हट चुका है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे एक बार लाने के लिए एक बार ऐड करना पड़ेगा बस, है ना। तो मैं लिख दूंगा प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये हमने बना लिया एक नया फॉर्मूला, इसको एक बार अच्छे से लिख देते हैं और जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। ये सब मोर ओवर सेट थ्योरी के पार्ट है, बट ये प्रोबेबिलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि जो हम सैम्पल स्पेस है जैसा कि मैंने बताया था उसको हम सेट नोटेशन में लिखते हैं। सैम्पल स्पेस को हम सेट नोटेशन में लिखते हैं और किसी भी सेट को हम वेन डायग्राम में बता सकते हैं। किसी भी सेट को हम वेन डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। ओके, अच्छा ये भी मिट गया, कोई बात नहीं। तो हमने पिछली बार क्या देखा था,
A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C माइनस B इंटरसेक्शन C प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब हमने दो इवेंट्स के लिए देखा था इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कैसे लिखते हैं, और हमने 3 इवेंट्स के लिए देख लिया ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे लिखते हैं। अब ऐसे हम 4 इवेंट्स 5 इवेंट्स 6 इवेंट्स कितने भी इवेंट्स के लिए कर सकते हैं। तो ये होता है फॉर्मूला बनाने का इम्पोर्टेंस। और दूसरा फॉर्मूला का इम्पोर्टेंस क्या होता है, सबसे मेन वो एग्जाम में आता है। ठीक है, है ना, एग्जाम में फॉर्मूला आता है तो हमें मार्क्स मिलते हैं। तो ये हो गया। तो अब हम आ जाते हैं वापस अपने एग्जाम्पल पे। ये हमने लिख दिया फर्स्ट वाला जो हमने 2 के लिए निकाला था। अब हम आ जाते हैं वापस एग्जाम्पल पे। तो देयर आर इवेंट्स ए एंड बी विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज 0.3 एंड 0.2। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग गिवन डेटा लिखने पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर गिवन डेटा अच्छे से लिखा हुआ होगा तो हमको समझने में आसानी होगी, क्लैरिटी रहेगी स्टार्टिंग से। P ऑफ ए लिखा मैंने 0.3, P ऑफ बी लिखा मैंने 0.2। अब मुझे देखना है फाइंड वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। अब मैं कैसे देखूँ इसको ये नंबर्स देख के इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं, जब मुझे इवेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है ना, मुझे इवेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। सोचो। तो अभी एक काम करते हैं हम लोग, है ना, हमको लेकिन इवेंट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूला तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे पहला वाला। सोचो क्यों, क्योंकि हमें कौन सा हैपन हुआ है वो तो बताया भी नहीं। हमें फाइंड करना है ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए होता है। इंडिपेंडेंट्स के लिए तो सिर्फ ये वाला और ये वाला फॉर्मूला होता है ना। ये वाला फॉर्मूला सभी इवेंट्स के लिए होता है, चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट हो चाहे कैसे भी हो। ये वाला ओनली इंडिपेंडेंट। ये वाला एनी इवेंट्स, और ये ओनली डिपेंडेंट। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमारे पास ये और ये फॉर्मूला बचा, तो अब क्या करें, यूज़ करते हैं फॉर्मूलों का। तो पहले तो इसका यूज़ करते हैं, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखते क्या पता चलता है। अब हमें पता ही नहीं इवेंट्स के बारे में कुछ, 2 फॉर्मूले हैं तो यूज़ कर लो फॉर्मूले का। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इज इक्वल्स टू 0.6, है ना, सॉरी 0.06। ठीक है, ये हो गया। अब P ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी, याद होना चाहिए ये, माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो P ऑफ ए क्या हो गया 0.3, P ऑफ बी क्या हो गया 0.2, माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 0.06, है ना। तो ये दोनों कितने हो गए, 0.3 प्लस 0.2 0.5 माइनस 0.06। तो इसको 0.50 लिख सकते हैं, और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.44। तो ये कोई पॉजिटिव नंबर है, P ऑफ ए यूनियन बी, है ना, पॉजिटिव नंबर है जो कि 0 और 1 के बीच में है।
तो ये इवेंट हो सकता है, जो भी है इवेंट जैसा भी है हो सकता है इवेंट, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो ये मैंने जब लिखा था तो मैंने एक अजम्पशन लिया था, मैंने पहले ही एक अजम्पशन ले लिया कि मान लो इसमें निकालना है वेदर ए और बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, तो पहले से लेके चलते हैं ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे, अगर गलत हो गए तो फिर वापस कोई और दूसरा तरीका देख लेंगे, तरीके तो बहुत सारे हैं। तो ठीक है, अजम्पशन ले लिया, और ये अजम्पशन लेने के बाद ही मैं ये लिख पाया इंटरसेक्शन भी ये होता है। उसके बाद फिर मैंने ये फॉर्मूला लगाया जो कि किसी भी इवेंट के लिए है, और ये कोई आया कोई पॉजिटिव नंबर 0 और 1 के बीच में, तो ऐसा इवेंट हो सकता है। तो मेरा अजम्पशन ट्रू निकला, मतलब ऐसा इवेंट एग्जिस्ट कर सकता है ना। इवेंट क्या होगा मुझे अभी तक नहीं पता, अजम्पशन मेरा ट्रू निकला, ठीक है। अब इसमें और एक इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन है कि फाइंड वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0.6। तो हम इस बार क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो केसेस नोट डाउन कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 0.2, है ना। तो अब मैंने अजम्पशन लिया, कि ए एंड बी, मुझे ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं वो निकालना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, और अगर लास्ट में सही आ जाता है तो मेरा अजम्पशन सही है, अगर गलत आ जाता है तो मेरा अजम्पशन गलत है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसमें लिखता हूँ कि वो फॉर्मूला लगाता हूँ, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक है। इससे क्या आ गया, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इक्वल्स टू 0.6। वैसे हमें पता था 0.06, लेकिन उसने अच्छा ये हम लगा नहीं सकते, सॉरी, ये उसने पहले से दे रखा है, ठीक है। तो ये हमने मान के चला इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो एक तो ये तरीका है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो, जो कि अभी हमने देखा 0.3 इंटू 0.2, ये पी ऑफ ए है, इसको लिख देते हैं। तो ये पी ऑफ ए है इंटू पी ऑफ बी होगा इक्वल्स टू 0.3 इंटू 0.2, है ना। तो ये क्या आ गया 0.06, और इसने क्या दिया है 0.6। तो हमने जो अजम्पशन लेके जो प्रोबेबिलिटी आई है और जो इसने प्रोबेबिलिटी दी है, दोनों मैच नहीं कर रही है, क्योंकि 0.6 ऑब्वियसली इज नॉट इक्वल्स टू 0.06, है ना। तो ये मैच नहीं कर रही है, तो इसलिए हमारा अजम्पशन गलत है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, ठीक है। और अगर मान लो इसको करने का और एक तरीका है, इसमें और कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। इसमें हम P ऑफ A यूनियन B निकालते हैं। ये क्या होगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो P ऑफ A क्या हो गया 0.3, P ऑफ B क्या हो गया 0.2,
अभी याद करो, हम लोग दूसरे तरीके से कर रहे हैं, तो पिछले तरीके में जो भी किया था वो हमें कुछ याद नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लो ऐसा। प्लस 0.2 माइनस इंटरसेक्शन भी 0.6 दिया है, ये हमारा नया तरीका है। इसमें हम लोग इस तरह ये डेटा उठा रहे हैं। पिछली बार हमने ये फॉर्मूला लगाया था और डेटा मैच करके देखा था, तो डेटा मैच नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे हमें पता चल गया था हमारा अजम्पशन गलत है। अब दूसरा फॉर्मूला लगा के देखते हैं कैसा होता है ना। तो इसमें क्या आ गया, -0.1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गई, ए यूनियन बी आ गई -0.1। तो याद करो, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 1 के बीच में होती है। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हमेशा 1 या 0 के बीच में होती है, लेकिन इसकी -0.1 है, तो इसकी 1 और 0 के बीच में नहीं है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो फिर यहाँ पे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू -0.1 विच इज नॉट इक्वल टू कोई नंबर 0 और 1 के बीच में, है ना। 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर हो चलेगा, या 0 हो या 1 हो वो भी चलेगा, लेकिन इसमें आ गया -0.1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइनली पता चल गया कि जो प्रोबेबिलिटी है ए इंटरसेक्शन बी की, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो हमारा जो अजम्पशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो फाइनली हमारा अजम्पशन गलत प्रूव हो गया। तो इसको हम लिखेंगे कि इस मेथड को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। इसमें हम लोग कोई चीज़ अज्यूम करते हैं कि वो सही होगी और फिर फाइनली हमें पता चलता है कि वो गलत है, तो फिर हमारा अजम्पशन भी गलत होता है, इसलिए वो हमारा फाइनल रिजल्ट गलत आया। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ऐसे क्वेश्चंस जनरली 2 to 3 मार्क्स के लिए आते हैं, तो इसको हम लिखेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आवर अजम्पशन दैट A and B are independent events is wrong। तो फाइनली क्या प्रूव हो गया, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हमें प्रूव हो गया कि जो हमारा अजम्पशन था कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स है वो गलत प्रूव हो गया। तो फाइनली हमें क्या पता चला कि A और B आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हम फाइनली लिख देते हैं कहीं पे कि A, यहाँ पे जगह नहीं है, मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसका तो काम हो गया, अजम्पशन गलत प्रूव ही हो गया है तब। तो यहाँ पे लिख देते हैं A and B are not इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल देख लिया। तो ये हो गई इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कुछ बातें और ये कुछ एग्जांपल्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ये एग्जांपल्स करने से हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं, तो इन्हें हमें ज़रूर करना चाहिए।